हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल पर। तो फटाफट से आ जाएं। आपको आवाज वगैरह क्लियर है? फिर आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, भारत के प्रमुख चैनल के विषय में मैंने कल आते ही आपको ये बात समझाई थी कि जो स्ट्रेट होती है, ये जो दो भूमि है, इनको क्या कर रही है? दो, देखो, ये भूमि इस भूमि से अलग हो गई है ना। आप खुद इस मैप में बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। यस मैम, आप सही कह रहे हैं। ये जो भूमि है वो भूमि को अलग करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भूमि भूमि से अलग हो रही है। और ये जो पानी है, तो देखो यहाँ का जो समुद्र का पानी है वो इस छोटे से रास्ता, ये एक रास्ता ही तो है, तो इस रास्ते के द्वारा इस दूसरे समुद्र से जुड़ा हुआ है। एक समुद्र जो है इस छोटे रास्ते के द्वारा दूसरे समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो स्ट्रेट जो होती हैं वो क्या होती हैं? आपको एग्जामिनर ये पूछेगा कि चलो स्ट्रेट बताओ क्या होती है, तो आप क्या आंसर करेंगे सभी साथी? आप क्या, तो आप बोलोगे मैम पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं, पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो भूमि के निकायों को अलग करता है। हाँ, और जो वो दो वाटर बॉडी से कनेक्ट करता है। तो मैंने ये कल की क्लास में आपको मैप वगैरह बना के सब कुछ बहुत अच्छे से दिखा दिया था। आपको याद भी होना चाहिए कि यस मैम आपने ये दिखा दिया था। ये कल मैंने ऐसे मैप बनाया था, है ना, कि भूमि को भूमि से अलग करती है स्ट्रेट, वाटर को वाटर से जोड़ती है। कि एक अगर यहाँ पर कोई महासागर है तो ये नाव है, तो ये नाव इस दूसरे महासागर में जा सके। तो अब हम यहाँ पर इसकी प्यारी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जल संधि की डेफिनेशन क्या होगी। चले, जल संधि, जल संधि है ना, क्या होती है? पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं पानी को ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है। दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है। मतलब दो बड़े पानी के समूह का मतलब होता है दो महासागरों को आपस में जोड़ना। और जिससे जो नाव गुजरकर, और बच्चों जिससे नाव गुजरकर, और जिससे नाव गुजरकर, और जिससे नाव गुजरकर एक बड़े जलाशय से, एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। In narrow passages of water, in narrow passages of water connecting two large bodies.
बस इंग्लिश में डेफिनेशन आप इतनी ही याद कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, आपको मैं एक चीज समझाती हूँ कि मैम क्या समझाने वाली है। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जैसे आपको ना जितने भी हमारी स्ट्रेट हैं, जैसे 10 डिग्री चैनल, डंकन पास हो गया, ग्रैंड चैनल हो गया, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट हो गया, और कोको स्ट्रेट हो गया, तो ये आपको मिलेगी कहाँ? ये आपको मिलेंगी कहाँ? तो पता है आपको ये कहाँ मिलेंगी? इंडिया के मैप में। हम इंडिया के मैप में ये आपको मिला कहाँ सकते हैं? तो आप बोलोगे, देखिए मैम ध्यान से सुने, क्या कि आपको ये बहुत अच्छे से बच्चों याद रखना है, जो हमारा इंडिया का मैप है ना, और जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड है, अंडमान निकोबार आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार आपके किस खाड़ी में स्थित है? कमेंट सेक्शन में आंसर प्लीज। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो किस सागर में स्थित है? इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो सारे ही जितनी भी हमारी भारत की स्टेट है, भारत की जो प्रमुख स्टेट है, भारत की प्रमुख जल संधियां हैं, वो एक ही हमें द्वीप में पढ़ने को मिल जाती हैं। तो हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ता। जो एक दो बची रहती है उन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या मिला, किसमें मिलने को मिल रही है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलती है। तो यानी कि हमें क्या करना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप बना लेना है। जब हमें ज्यादातर जो स्ट्रेट हैं वो वहीं देखने को मिल रही हैं, तो हम वहीं बना लेते हैं। ओके, बहुत बढ़िया से आपको पढ़ना है जी। आवाज वगैरह आ रही है? शाबाश, बहुत अच्छे से। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है, हाँ ये पूछे जाते हैं, ये बेसिक से क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए। तो आप बोलोगे यस मैम, हम बता देंगे कि लक्षद्वीप ना हमें मैम ने याद करवाया हुआ है कि वो कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार सागर में स्थित है ना। और जो अंडमान निकोबार सागर नहीं, अरेबियन सागर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुने। लक्षद्वीप बच्चों अरब सागर में स्थित है, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब मैंने कहा कि सारी स्ट्रेट आपको जो है इसमें मिलेगी देखने को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो क्यों ना हम अंडमान निकोबार का मैप बना लें, आपको भी याद हो जाएगा मैं, और थोड़ा सा ये भी हो जाएगा कि आपको मैप बनाना भी आ जाएगा, आपको मैप बनाना भी आ जाएगा। ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये है कोको द्वीप, ये है कोको द्वीप, ठीक है। कोको द्वीप पड़ता कहां पर है? कोको द्वीप पड़ता है म्यांमार में। कोको द्वीप पड़ता कहां पर है? म्यांमार में पड़ता है। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये मैंने एक स्ट्रेट बना दी। मैंने कहा सारी स्ट्रेट जो भारत की है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलती हैं। तो इसे अच्छे से याद करने के लिए देखो ये मैंने एक जल संधि बनाई है, कोको जल संधि। अब देखो अपना सारा ध्यान जो है वो प्लीज यहां पर कॉन्सेंट्रेट करें। ये है कोको स्ट्रेट, यह है कोको स्ट्रेट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कोको द्वीप पड़ता कहां पर है? जरा इस देश का नाम बताना, क्या लिखा हुआ है? जरा देखो, मुझे दिख नहीं रहा है, आप बताओ यहां पर क्या लिखा हुआ है। अब ये जो है ये उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान, यानी इसे नॉर्थ अंडमान बोलेंगे। मैं नॉर्थ अंडमान को एनएम लिख दूं, आपको कोई इशू है? तो एनएम लिख दिया मैंने, नॉर्थ अंडमान बच्चों, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी हैं। ये मध्य अंडमान है, तो मध्य अंडमान को हम क्या लिखेंगे? अंडमान निकोबार के द्वीप समूह लिखवा रही हूं, तो ये मिडल अंडमान हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी तो हमें ए ही लिखना पड़ेगा, नॉर्थ अंडमान और मिडल अंडमान, है ना। फिर इसके नीचे बच्चों अंडमान निकोबार का जो सीक्वेंस है द्वीपों का वो क्या है? क्रम, सीक्वेंस। तो मध्य अंडमान के नीचे आता है बच्चों दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, यानी इसे साउथ अंडमान बोलते हैं। ध्यान से सुनते रहे, कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगी मैं आपको। अच्छा, अब देखो मैंने यहाँ पे किसी पास का नाम लिखने वाली हूं, तो आप खुद गौर करें। अच्छा मैम, डंकन पास लिखा है, मैंने कहा वेरी गुड। कौन सा पास लिखा है मैंने? डंकन पास लिखा है। अब जो डंकन पास है इसकी ट्रिक आप दल करके लिख सकते हैं। इसकी जो ट्रिक है, आप द से दक्षिणी अंडमान और ल से लघु अंडमान। द से दोबारा से सुनो, ये जो डंकन पास है ये अंडमान निकोबार के कौन से दो द्वीपों को अलग करता है?
द्वीप भूमि तो हो गई, तो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। तो डल ट्रिक इसके लिए सबसे बेस्ट हो जाती है। बाकी जो आपको समझ में आए आप वो ट्रिक बेहतरीन से याद कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, अपनी तरफ से भी बच्चे बना लेते हैं। तो देखो दक्षिणी अंडमान के नीचे कौन सा अंडमान मिलेगा, लघु अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान से लघु अंडमान को अलग करता है कौन, डंकन पास, इसे बोलेंगे लिटिल अंडमान। ओके, अब यहां पर आता है, यहां पे लघु अंडमान, ये फिर मैंने यहाँ पे एक और बनाया। मैम अब की बार कौन सा चैनल दिखाओगी, मैंने कहा अब की बार मैं दिखाऊंगी 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल दिखाऊंगी। और ये कार निकोबार, ये कार निकोबार है ना, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह का क्रम भी याद हो जाएगा इस बहाने आपको। और ये लिटिल निकोबार। और अभी जब हम द्वीप पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं दोबारा से ये मैप रिपीट करूंगी, तो आपको एक बार ऐसे याद हो जाएगा, एक बार अंडमान निकोबार द्वीप पढ़ते हुए। और लिटिल निकोबार के नीचे कौन है, ग्रेट निकोबार। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है वो तो मैं आपसे पूछ ही सकती हूँ। मैंने आप सबसे बोला कि जो हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप पर स्थित है इसमें से, तो आपका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे मैम ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। मैंने कहा अच्छा जी शाबाश, आपको तो याद है ना, ग्रेट निकोबार पर तो पड़ता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर यहां पर एक चैनल है जिसका नाम है बच्चों ग्रैंड चैनल, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ग्रैंड चैनल। अब ये जो ग्रैंड चैनल है ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये एक इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा। सुमात्रा बच्चों किसका द्वीप है, कुछ धोखे से गलत लिखा जाए तो प्लीज मुझे बताते हुए चलिएगा। तो यहां तक आपको इशू तो नहीं है, कुछ समझ में आया, तो आपको यहीं पे ही कितनी स्ट्रेट देखने को मिल गई, आप खुद देखो। अब आप बोलोगे मैम इनका जो 10 डिग्री चैनल है तो इनका नाम ही जितने अक्षांश पर होते हैं ना, उन्हीं अक्षांश के आकार पर ही, उनके आधार पर ही इनका नाम इनकी अक्षांश डिग्री के अनुसार रखा जाता है। तो इसकी जो ट्रिक हो जाएगी वो बच्चों क्या होगी, लका, एल ले और का, ले से लघु अंडमान और कार निकोबार, ले से लघु अंडमान और कार निकोबार। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह याद हुआ या कोई इशू है, परेशानी है, ये बताओ। तो ये किसका मैप है, आप बेसिकली आपको अच्छे से याद रखना है मैम, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड, राइट। तो कोको द्वीप आपका किस देश में मिल रहा है, म्यांमार में। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कौन सी स्ट्रेट है, कोको जल संधि। अब यहाँ पर इनका सीक्वेंस भी उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान। डंकन जो स्ट्रेट है, डंकन पास जो है वो किन दो द्वीपों को अलग करती है, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को, इसकी ट्रिक भी दल लिख दी मैंने। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है और ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। आई होप आपको ये चीजें बहुत क्लियरली याद हो गई होंगी, इसमें कोई इशू नहीं रहा होगा, है ना। तो अब मैं यहां पर सारे लिखवा दूं। अच्छा अब आते हैं आगे, बात करते हैं बच्चों जी। इस बैच से ज्योग्राफी जो भी देखो, हर एक एग्जाम में जो जिसमें आप ज्योग्राफी आती है आपके एग्जाम में, वो हर एक एग्जाम के लिए इससे कवर हो जाएगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छा एक बात और सुनो, मैंने कहा मालदीव कहां पड़ता है, जरा बताना जरा। मालदीव, तो आप बोलोगे देखिए मैम इधर आइए सब, आप बोलोगे मैम मालदीव ना ये पड़ता है, ये है मालदीव, है ना। फिर मैंने कहा बच्चों मिनिकॉय कहां पड़ता है, तो आप बोलोगे मैम मिनिकॉय ये है, ये क्या है, ये मिनिकॉय द्वीप है।
अच्छा, मिनिकोय द्वीप के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है? तो आप बोलोगे मैम यहाँ पर इस जगह जो है ये लक्षद्वीप मिलता है। क्या मिलता है? लक्षद्वीप मिलता है ना। और इधर आपको पता है कौन सा सागर है? यहाँ पर आप बोलोगे अरब सागर है। तो ये सीक्वेंस है इन द्वीपों का। तो अब जैसे मालदीव को मिनिकोय से कौन अलग करता है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो आप बोलोगे मैम 8 डिग्री चैनल। मिनिकोय को लक्षद्वीप से कौन अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये सीक्वेंस भी आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं इन्हें सीक्वेंस से लिखवा दूं। ऐसे तो आपने मैप में देख लिए, अब किसी बच्चे को मैप नहीं आता तो उसके लिए मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं। 3-4 बार मैं रिपीट करती हूं, ये बात ध्यान रखें। और 3-4 बार में भी समझ नहीं आता तो आप उसको दोबारा से वीडियो देखा करें, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो। एक बार देखो मैं ऐसे तो फिर आपकी ज्योग्राफी फिर हो भी नहीं पाएगी, अगर मैं 10 बार एक ही चीज को आपको बोल लूंगी तो। आप ये सब भी बहुत समझदारी की बात करते हो। तो यहां पर मैं ये सब भारत की स्ट्रेट है जो कि एग्जाम में आती है। जैसे मालदीव व मिनिकोय के मध्य मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अब तो आप बता दोगे ना, अब तो मैप मैंने बना के दिखा दिए। तो आपको मैं ये पूछती हूँ कि मालदीव व मिनिकोय के मध्य कौन सा चैनल है? चलिए आप मुझे आप बताओ कमेंट सेक्शन में। मालदीव व मिनिकोय के मध्य मालदीव व मिनिकोय के मध्य, तो आप बोलोगे मैम आपने तो बताया है 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल है। तो आप बोलोगे ये मैम सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मी। और ये जो चैनल है वो क्या करते हैं, दो भूमियों को जरा बताना। तुम्हें ऐसे अपना आप याद होगा, जब मैं ऐसे क्वेश्चन पूछा करूं तो सेपरेट अलग करते हैं द आइलैंड ऑफ मिनिकोय एंड मालदीव्स। राइट, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और लक्षद्वीप में मिनिकोय के मध्य ये ध्यान रखेंगे तो आपको यहां तक चीजें अब ऐसे ही कि अब यहां पर देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। लक्षद्वीप व मिनिकोय है तो इन दोनों के मध्य कौन सा चैनल है? लक्षद्वीप व मिनिकोय के मध्य, ये बताओ। तो आप बोलोगे मैम ये रहा लक्षद्वीप, ये रहा मिनिकोय। 8 के ऊपर 9 ही तो आएगा, 9 के ऊपर 10, 10 के ऊपर 11, तभी तो वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। ये सिखाई थी ना मैंने कि ऊपर को जैसे ही हमारी संख्या बढ़ती चलेगी, क्योंकि भारत के पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा खींची गई है, तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे अक्षांश रेखा ली गई है। तो बस ऐसे याद रखेंगे। तो मिनिकोय लक्षद्वीप को कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये ध्यान रखेंगे, 9 डिग्री चैनल। नो डिग्री चैनल बिटवीन द लक्षद्वीप एंड द मिनिकोय, बिटवीन द लक्षद्वीप एंड द मिनिकोय, ये आपको ध्यान रखना है। द लक्षद्वीप एंड मिनिकोय, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ रही है ना कहानी, कैसे कैसे आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स? ओके। अच्छा आप देखो डंकन बास किस किस को अलग करता है। मैंने क्या ट्रिक बताई थी, अभी मैंने मैप डायग्राम आपको बनाया है ना। अब मुझे आप अपने आप बताओ, थोड़ा सोचो प्लीज। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने आप भी सोचो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है एक बार। दक्षिणी अंडमान, अभी मैं लिख रही हूं यहाँ पे कि दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य व लघु अंडमान के मध्य, बताओ खुद सोचो। सभी बच्चे प्लीज अपने आप ना जब सोचने पे फोकस करो। तो आप बोलोगे दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य कौन सा चैनल है? तो साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच। आप बताओ
कौन सा चैनल है? तो आप क्या बोलोगे? अच्छा मैम, आपने डल ट्रिक बताई थी ना इसकी, तभी तो आपने डल ट्रिक बताई थी। डंकन पास। कौन सा पास है? डंकन पास है। ट्रिक क्यों बताई थी? ट्रिक ट्रिक तो आप क्या बोलोगे? अच्छा मैम, डंकन पास जो है इनके बीच में है, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच में है। ये बहुत अच्छे से आप याद रखोगे। अब आता है बच्चों ध्यान से, अभी मैंने फिर बताया लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान तो इंग्लिश में बोलते हैं, और वैसे आपको याद रखना है इसे लघु अंडमान बोलते हैं, है ना? लघु अंडमान, लिटिल अंडमान में लघु अंडमान, हाँ, वे कार निकोबार के मध्य। कार निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है बताओ? 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना? अच्छा, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य बताओ जल्दी से। ये आपकी भारत की सभी स्ट्रेट आज याद हो जाएंगी, और इससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनके सामने ऑल इंपॉर्टेंट लिख दिया है। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। पाक स्ट्रेट है ये बिटवीन। अच्छा, इसे इंग्लिश में लिखना भूल गई। ओह, चलो यही छोटू छोटू लिख दो, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच। है ना? अच्छा, तमिलनाडु व श्रीलंका, बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका। बच्चों आप खुद बताओ, तमिलनाडु एंड श्रीलंका के बीच में कौन सी स्ट्रेट है? बोलो सभी, बोलो सभी। बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका, तो आप बोलोगे मैम पाक स्ट्रेट है। कौन सी स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट है। चलिए, अब जैसे आपको मैं पूछूं, मुझे बच्चों बताओ कोको द्वीप किस देश में पड़ता है? कोको द्वीप किस देश में पड़ता है ये बताइए। कोको द्वीप किस देश में पड़ता है ये बताइए। सभी बच्चे ये बताएं। आप सबसे मैं क्वेश्चन कर रही हूं कि जो कोको द्वीप है बच्चों, वो किस देश में पड़ता है? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे वो म्यांमार में पड़ता है। कोको द्वीप म्यांमार में। वो तो कोको द्वीप वे उत्तरी अंडमान के मध्य कौन सा चैनल है? अभी मैंने आपको बताया, तो आप मुझे क्या बताएंगे? बताओ। आपने मैप बनाया मेरे साथ साथ, वहां से देख के बताया करो आप। तो आप बोलोगे मैम आपने तो बताया कोको जल संधि, कोको जल संधि, कोको स्ट्रेट। बच्चों क्या है? कोको स्ट्रेट। शाबाश। अच्छा, सुमात्रा द्वीप मैंने किस देश का बताया? सुमात्रा द्वीप मैंने किस देश का बताया? ऐसे भी ध्यान रखा करो कि सुमात्रा द्वीप मैंने किस देश का बताया बच्चों? इंडोनेशिया का बताया। और तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को कौन अलग करता है ये बताओ, कौन अलग करता है? चलिए क्वेश्चन दीजिए। अच्छा, इसकी इंग्लिश लिखना भूल गई। कोको आइलैंड कहां पर पड़ता है? ये कोको आइलैंड। अब देखो आपको कितने अच्छे से याद होगा, जो कोको आइलैंड है वो आप बोलोगे देखिए मैम मैंने आपको एक बार हिंदी में लिखा, तब आपको रिपीट मिला कि अच्छा कोको द्वीप म्यांमार में है। अब मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख रही हूँ, तो 2 बार तो लिखने में ही रिपीट हो रही हैं चीजें। अच्छा, और एक बार गूगल मैप दिखाने में होती है, तो आपकी 3-4 दफा रिपीट हो रही हैं। ये रिपीट भी ध्यान रखा करो आप कितनी बार कर रहे हैं। तो आप बोलोगे और नॉर्थ अंडमान,
इन दोनों के बीच में आपको ध्यान रखना। जरा देखो ध्यान से, तो आप क्या बोलोगे? तो आप क्या बोलोगे? चलो जल्दी से बताओ। तो कोको आइलैंड म्यांमार में और नॉर्थ अंडमान के बीच में कौन सी स्ट्रेट है? कोको स्ट्रेट है। अब यहां पर आता है सुमात्रा। सुमात्रा बच्चों, फिर मैंने अगेन आपसे पूछा कि कहाँ पड़ता है, तो आप बोलोगे मैम इंडोनेशिया में पड़ता है। और ग्रेट निकोबार के बीच में कौन सा है? तो इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है? तो आपका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे मैम ग्रैंड चैनल है। कौन सा चैनल है? ग्रैंड चैनल। क्या आपको ये सारी संधियां याद हुई? किसी को कुछ इश्यू हो तो आप मुझे बताएं। अब देखो, एक बार हिंदी, एक बार इंग्लिश, ये सब रिपीट हुआ। अब उसके बाद आपके लिए एक बार और रिपीटेशन आ रहा है। रिपीटेशन कैसे आता है? जल्दी से ये देखो आप कैसे आता है ना? तो यहाँ पर आप सभी बच्चे बहुत प्यार से देखेंगे। पता है, मैंने कल इलाहाबाद बैच, इलाहाबाद यानी अपील बैच मैंने खत्म किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला बैच खत्म किया। तो उसमें बच्चे कहते हैं, प्राची शर्मा बाबू, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आप उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा बहुत अच्छे से। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, बार बार रिवाइज रिवाइज। ये रिवाइज के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब देखो, मैं आपके लिए ना गूगल के मैप जो हूँ, बिल्कुल बच्चों नए अपडेट लेकर आती हूँ। नए अपडेट गूगल के मैप। भाई मेरा तो काम ही है तुम्हें नई से नई चीजों से रूबरू कराना। एसएससी जीडी मैप, ये रहा एसएससी जीडी के मैप। जी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? किसी बच्चे को कोई परेशानी? आपकी ये जलसंधि वाला टॉपिक भी फिनिश हो गया है। जी, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज वो रिपीट करें 10 बार। मैं आपसे यही बोलूंगी, अगर एटलीस्ट आप 10 बार नहीं कर सकते तो 5 बार जरूर कीजिए, है ना? जीडी के मैप कहाँ गए? हाँ, ये देखो, ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे गूगल मैप है जो एआई द्वारा क्लियर कराए गए हैं। हाँ जी, यहां तक देख सकते हैं। अच्छा, तो अब देखो, ये द्वीपों का क्रम है। अंडमान निकोबार के बच्चों, जो द्वीप है ना, अब मैं 5 मिनट आपको इससे समझाती हूँ, अपने इससे गूगल वाले मैप से, है ना? देखो बच्चों, अब द्वीपों का क्रम देखो खुद। आपको सबसे ऊपर कौन सा द्वीप मिल रहा है? आप बोलोगे मैम नॉर्थ अंडमान मिल रहा है। गूगल से ऐसे ही इमेज निकल रही है, अगर आप गूगल से ऐसे ही निकाल लीजिएगा। हाँ, मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत एफर्ट, अपने टाइपिस्ट से ही हम ये काम कराते हैं। ओके, नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, तो आपके फोन में बहुत अच्छे से खुलेंगे ये। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ये ब्रिटन आइलैंड, ये साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, बिल्कुल ऐसे करके ही वहां पर है। तो देखो, इंटरव्यू आइलैंड है, नॉर्थ है, यहाँ पे रूथलैंड आइलैंड है, एक्सिन आइलैंड है, लॉन्ग आइलैंड है, बेरन आइलैंड, ये नारकोंडम भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी, और बेरन आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी इधर की राइट साइड में पड़ रहे हैं। हाँ, मैं याद कैसे करें भाई? याद करने की तो हर चीज को आप ना बार बार रिवीजन कीजिएगा। तो देखो, ये आपको एक मैप तो ये मिला बच्चों, मैं सारे मैप दिखाऊंगी। देखो, एक मैप में ये लेके आई हूं, मैं हर 10-15 मैप लेके आती हूँ ताकि आपको किसी ना किसी में जरूर दिखे। ऊपर नॉर्थ अंडमान है, नॉर्थ अंडमान में अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, वो पड़ रही है। सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में स्थित है। ऐसे भी आप मैप को भी याद करो, क्योंकि अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, वो एग्जाम में आ चुकी है, वो एग्जाम में आ चुकी है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, सैडल पीक मैम यहाँ है, ये मिडिल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है। देखो देखो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये कार निकोबार, ये ये देखो, ये देखो, ये कार निकोबार है। यहाँ पर आपका आता है लिटिल निकोबार, ये ग्रेट निकोबार। और इसके अलावा भी और भी द्वीप हैं, जैसे टेरोसा, कच्चल, बम्पोका, ननकोवरी। एक बार और सुनो, अंडमान निकोबार के और भी द्वीप हैं।
टेरोसा, कच्चल, बम्पोका, ननकोवरी। बिल्कुल जो मैं पढ़ा रही हूं उसको ही ध्यान दे, अदरवाइज आपको कुछ नहीं आएगा। इधर उधर की बातें नहीं देखनी है, ना ही सुननी है, कान बंद कर लो। चलो, तो ये आपका हो गया। ये तो भारत की जब समुद्री सीमा करवाऊंगी तब। देखो एक मैप ये है, ये सीक्वेंस है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास है। लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में ग्रैंड चैनल है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, तो आई होप आपको ये वाला जो सेशन है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बात करें, अब हम आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं भारत की। अब देखो पाक स्ट्रेट और दिखा देती हूँ। देखो इधर आओ बच्चों, देखो ये रामेश्वरम लिखा है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। तो ये भारत और ये इंडिया है, ये इंडिया है और ये श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये जो यूं 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 करके जा रही है, ये पाक स्ट्रेट है। ये कौन सी स्ट्रेट है? तो आप बोलोगे मैम ये पाक जल संधि है। बच्चों ये कौन सी जल संधि है? तो आप बोलोगे मैम पाक जल संधि। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी। अब न्यू टॉपिक है भारत का समुद्री क्षेत्र। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भारत का समुद्री क्षेत्र। ठीक है, समुद्री क्षेत्र इसका भारत का समुद्री क्षेत्र अब हम आज की क्लास में ये क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी एक बार मुझे सभी बच्चे ये बता दें। हाँ, बिल्कुल अच्छे से कि मैम नहीं हमें ऑलरेडी सब कुछ समझ में आ गया है। बाकी आपको कुछ लगे तो आप देख सकते हैं। यहां तक ओके है सभी बच्चों का? प्लीज आप मुझे एक बार थोड़ा सा बता देंगे तो बहुत अच्छा ही रहेगा मेरे लिए भी। अच्छा, अब जो हम पढ़ेंगे भा अब आज का जो नया टॉपिक है इसके अंदर बस लास्ट टॉपिक बचा है और कल को आपका इसका एक नया सेशन स्टार्ट होगा। भारत की समुद्री सीमा। पता है क्या स्टार्ट होगा? भारत की समुद्री सीमा। बहुत मन लगा के आपको पढ़ना है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मतलब मिलेंगे आजकल में। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान अच्छे से रखना है। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो प्लीज आप मुझे यहाँ पर जरूर बता दें। हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे? मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया। एक ही क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, एक क्वेश्चन, फकत एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी। क्योंकि देखो एग्जाम में फंसने का सवाल है। न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक है भारत का समुद्री क्षेत्र। कौन सा है? भारत का समुद्री क्षेत्र। भारत का समुद्री क्षेत्र यानी मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया। मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले तो आप याद रखेंगे मैम एनक्लोज क्या है। देखो एनक्लोज, नाम पढ़ो एनक्लोज। एनक्लोज क्या है? तो ये इसका जो सन है वो 1982 है बच्चों। क्या है? 1982। यानी ये क्या है? समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। क्या है बच्चों?
समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ इसके बारे में, आप बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। देखो, ये संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन है। बच्चों, क्या है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन? ये 1982 का एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। मैं यहाँ पर मौखिक रूप से आपको बोल रही हूँ, 1982 का एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। और इस एनक्लोज के तहत ये डिसाइड किया जाता है कि किस कंट्री के पास जो समुद्र पर जो अधिकार है वो कितना होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? मतलब किसी देश का समुद्र पर कितना अधिकार है वो ये एनक्लोज डिसाइड करता है। वो कौन डिसाइड करता है बच्चों कि समुद्र पर कितना अधिकार है किसी देश का? तो वो कौन डिसाइड करेगा? तो वो कौन? एनक्लोज डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है बच्चों? एनक्लोज। तो अब एक एक 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो एनक्लोज की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एनक्लोज का मतलब कि हमारे भारत को कितना समुद्र पर अधिकार मिला हुआ है, कि हमारे समुद्र पर कितना अधिकार मिला हुआ है। चलो वो बताओ। इसी में ही आपके 50 क्वेश्चन मिलेंगे विद आंसर, और आप अच्छे से पढ़ेंगे जब फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए एनक्लोज। सबसे पहले तो एनक्लोज की फुल फॉर्म आ सकती है, तो इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। अभी आपको सिर्फ मैंने फुल फॉर्म याद कराई है। अब देखो कहानी क्या है। कहानी एक बार मैं डायग्राम से बताने जा रही हूं, इधर आ जाओ फटाफट, फिर मैं लिखाऊंगी बातें। अब देखो बच्चों क्या होती है कहानी, इधर आइए। मम्मा, हाँ जी, देखो इधर आओ बच्चों। ये क्या है आप यहां देखें, इधर आके ध्यान से देखो। ये है भारत। अब आप इसको ध्यान से देखें। भारत का तट बच्चों कैसा है? तो आप बोलोगे मैम भारत का तट बहुत टेढ़ा है और कटा छटा है, खुद देख सकते हैं। तो अब क्या मानते हैं हम? एक आधार रेखा मानते हैं। हमने ये एक आधार रेखा मान ली सीधी, ऐसे करके ऐसे मान ली सीधी, और इधर से भी हमने ऐसी सीधी मान ली आधार रेखा। तो ये क्या है? आधार रेखा। जो टेढ़े मेढ़े तट है ना, टेढ़े मेढ़े तट, देखो आप खुद देखो, ऐसे ऐसा तट है ना, ये खुद ऐसे ऐसे तट जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा तट। तो ये टेढ़ा मेढ़े तट से ना हमारी जो भारत की समुद्री रेखा है वो नहीं मानी जाती। हमें एक सीधी लाइन खींचनी पड़ती है, और सीधी लाइन को बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन ये होती है कि टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा। और बच्चों ये जो आधार रेखा है और ये जो ये है आधार रेखा, और ये जो स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग तो ये कोने वाला ही है ना इंडिया का, तो इसके बीच में ना कुछ जल भर जाता है। अब जब वो जल भर जाता है तो उसे आंतरिक जल बोलते हैं। तो स्थलीय भाग, ये स्थलीय भाग है, स्थल माने भूमि वाला भाग, और आधार रेखा के बीच जो भर गया जल है उसको इंटरनल वाटर या आंतरिक जल बोला जाता है। तो एक तो आपको आधार रेखा याद रखनी है, एक आपको आंतरिक जल याद रखना है। तो आधार रेखा से जो भारत की समुद्री सीमा है उसको 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ऐसे मैंने 3 लाइन ड्रॉ कर दी क्योंकि हम 3 भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। और उसके बाद क्या बचता है? हाई सी यानी उच्च सागर। ये उच्च सागर पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार रहेगा।
क्या रहेगा, सभी राष्ट्रों का समान अधिकार रहेगा। अब भारत का समुद्र पर अधिकार कितना है, तो आप इस मैप में बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, जहां ये डार्क ब्लू हो रहा है ना, डार्क ब्लू, उतना समुद्र पर अधिकार है। या अंडमान निकोबार द्वीप है, तो अंडमान निकोबार द्वीप वाले हिस्से पर भी इतना समुद्र पर भारत का कब्जा है, इतने समुद्र पर भारत का कब्जा। यहाँ श्रीलंका आ गया तो श्रीलंका वालों का कब्जा हो गया, ये मालदीव से तो मालदीव वालों का कब्जा हो गया, और ये इंडिया है तो इंडिया का कब्जा है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है मैरीटाइम बाउंड्री एनक्लोज द्वारा डिसाइड की जाती है कि समुद्र पर कितना अधिकार है, वो कौन डिसाइड करेगा, एनक्लोज। जी, मैप देखो बच्चों, गूगल से मैं बहुत बेहतरीन मैप लगा रही हूँ और एआई के द्वारा, लेकिन ये अब देखो आपको अच्छे से ही दिख पा रहे होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। चलो अब हम आगे का सेशन आज का पढ़ाती हूँ। अच्छा, न्यू टॉपिक तो मैंने डाल दिया था शायद, हाँ। तो यहाँ पे कहानी हमारी चल रही थी कि एनक्लोज की मैंने फुल फॉर्म लिखवाई, फिर मैं अब आधार रेखा के बारे में लिखाती हूँ कि आधार रेखा क्या है। आधार रेखा को बच्चों क्या बोलते हैं, बेस लाइन। बेस लाइन यानी क्या, भारत का तट कैसा है, भारत का जो तट है वो कटा छटा है। भारत का तट अगर कोई पूछे आपसे कैसा है, तो आप बोलोगे भारत का तट कटा छटा है। तो इसलिए टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा बोलते हैं, क्योंकि टेढ़े मेढ़े तट से हम रेखा लेंगे नहीं ना, वो आधार रेखा, तो हम एक आधार रेखा मानेंगे, कल्पना करेंगे कि टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा। ओके, ए स्ट्रेट। अब ध्यान से इंग्लिश वाले बच्चे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी यहाँ पे बहुत हैं, स्ट्रेट लाइन joining the rugged coast, rugged coast। अब है आंतरिक जल। अब आता है बच्चों आंतरिक जल के बारे में मैंने क्या बताया, भूल गए इतनी जल्दी, बस इतना ऐसे याद रखा करोगे आप। आंतरिक जल के बारे में मैंने क्या बताया, खुद सोचो, खुद, जब तक मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया। इंटरनल वाटर किस किस के बीच का मैंने जो बताया था ये, इसे और इनलैंड वाटर भी बोलते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पर कि जो मैम आपने स्थलीय भाग बताया था ना, स्थलीय भाग, अब आपको याद आया, स्थलीय भाग एवं किसके बीच में, एक रेखा का नाम भी लिया था मैम कि आधार रेखा के मध्य, आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल है ना, सी वाटर सिचुएटेड बिटवीन the territorial part and the baseline। ओके, यहां तक आया बच्चों आपको समझ में, सी वाटर सिचुएटेड बिटवीन द टेरिटोरियल पार्ट एंड द बेस लाइन। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक। हाँ जी, बोलो अच्छे से, आपको मन लगा के पढ़ना है। मैम प्राची शर्मा, आपको पढ़ना है, आराम से पढ़िए, ठीक है जी।
जी बच्चा आराम से पढ़ो। हाँ, नहीं 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 नहीं, ममराज जी देखो। जी, इंटरनल वाटर मतलब आंतरिक जल। मैम, और ये बिल्कुल सभी चीजें सीक्वेंस से हैं, ये बात ध्यान रखा करें। ओके। हाँ जी। बच्चों, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। देखो, आप अच्छे खासे एसएससी जीडी के बच्चे, आप ध्यान से सुनेंगे कि जो है मेरी 15 महीने की बेटी है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, ध्यान से समझने वाली बात है ना। सिर्फ मेरी एक ही बेटी है 15 महीने की, और वो कुछ नहीं भैया, वो घर में घूमती फिरती है। तो उससे को आप बिल्कुल इग्नोर करो। वो बच्चा है, वो बोलना सीख रहा है, वो कुछ भी। तो आपको उसकी आवाज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। प्लीज, आप सबसे इतनी सी रिक्वेस्ट में हाथ जोड़ के कर रही हूँ कि उसको आप साइड में रखिएगा प्लीज, है ना। आप समझिए, आप इस बात को, आपको मैंने एक प्यारे से छोटे भाई बहन होने के नाते ये बात समझाई है। आप आराम से, मैं जो पढ़ा रही हूं, प्लीज आप सबका फर्ज ये बनता है, आप उस पर फोकस कीजिएगा, है ना। उसे खेलने दो, वो अपना जो घूम रही घाम रही है, आ रही है पैरों में, कोई फर्क नहीं पड़ने देना है तुम्हें। अपने को कंटेंट से मतलब है कि आप, अच्छा जी मैं मैम, फिर तो हम कंटेंट पे ही ध्यान देंगे। प्रॉमिस करो मेरे से इस बारे में। सभी बच्चे प्रॉमिस करेंगे, सभी बच्चे प्रॉमिस करेंगे, सभी बच्चे प्रॉमिस करेंगे। ये बात ध्यान रखें, प्रॉमिस करो। आगे बात करते हैं ध्यान से। जी, तो समझ आया। तुम्हारे घर में भी छोटे भाई बहन होंगे, वो भी चलना फिरना बोलना ये सब करते हैं, तो आप उनको इग्नोर कर दो। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप सब अगर अच्छे बच्चे होंगे तो मेरी ये बात जरूर समझेंगे। आपको प्रॉमिस करना है, उसको आप साइड रख देंगे, ठीक है। ठीक है, प्रॉमिस बोलोगे सभी बच्चे। मेरे से ज्योग्राफी पढ़नी है ना, मैं प्रॉमिस आप सबसे करती हूँ, तो मैं ऐसी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, ऐसी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी कि कोई भी एग्जाम में तुम ज्योग्राफी के बैठोगे ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन मैं हिलने नहीं, मैं बिल्कुल तुम सही करके आओगे उसे। ये मैं इतना प्रॉमिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन एग्जाम में फंसा के दिखाऊंगी तुम्हें। ये मेरा प्रॉमिस है, मैं जरूर, मैं इतना अच्छे से कंटेंट आपको करवाऊंगी। लेकिन आप उसे समझो, आप समझने वाले होने चाहिए बस। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, प्रॉमिस है ना। ध्यान रखना, अब ये प्रॉमिस ना आपकी जितनी भी 50 क्लासेस होंगी, तोड़ना मत अपना प्रॉमिस, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी फिर। चलिए, शाबाश, वेरी गुड। प्रॉमिस दीदी, दीदी भी बोल दिया है आपने। मैं आपकी दीदी हूं ना, तो बस दीदी का कहना मान लेना, बड़ी दीदी का कहना। दीदी ही बोलना। अब जब दीदी बोला है तो आंतरिक जल, एक बच्चा कह रहा था क्या है, तो स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल। अब देखो, किसी बच्चे को ना गूगल मैप समझ नहीं आता, तो मेरे पास मेरे अपने हाथों की कला है। मैं ज्योग्राफी के जो डायग्राम है वो मैं आपको सिखाने में अच्छी पकड़ रखती हूँ। इधर देखो, यहां देखो सभी, यहां देखेंगे सभी बालक, सभी बालक इधर आओ। देखो, मैंने क्या बताया, आधार रेखा कहां बनेगी, आप खुद देखो। यहां पर सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये है बच्चों आधार रेखा, ये आधार रेखा क्या है बच्चों, ये ध्यान से सुनना है सबको। कि ओके मैम, आपने बोला ये आधार रेखा है, और आधार रेखा को क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या बताया था मैंने, कि आधार रेखा और जो स्थलीय भूभाग है, इसके बीच में जल है, इसके बीच में जल है। तो इस जल को क्या बोलते हैं, बोलो। क्या बोला था मैंने, इस जल को क्या बोलते हैं, आंतरिक जल या बाह्य जल। चलो, मैं तो आपको ऐसे भी बता सकती हूँ। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, बोलो बोलो। इसको आप बोलना आंतरिक जल बोलते हैं मैम, है ना। क्या बोलते हैं इसको, मैंने यहां लिख दिया है नीचे, आंतरिक जल। आंतरिक जल, इनलैंड वाटर।
इनलैंड वाटर बोलते हैं या इंटरनल वाटर बोलते हैं? इनलैंड वाटर, इनलैंड, डिंग 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 डिंग। ओह, तो इसे इंटरनल वाटर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? इंटरनल वाटर। तो पता चल गया? हाँ मैम, पता चल गया। अब देखो, कहानी आगे इस प्रकार शुरू होती है। मैंने कहा 3 रेखाएं और बनानी। एक है ना, एक, दो, और लास्ट और बनेंगे 3। ये बन गई 3 रेखा। कैसे? आपको ये बहुत अच्छे से याद रखनी है कि आधार रेखा से, देखो अब ध्यान से सुनना सभी, आधार रेखा से ये 12 नॉटिकल मील है। ये क्या है बच्चों? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील। अब मैं एक बात आपको बहुत अच्छे से सुनाना चाह रही हूं कि भारत की समुद्री सीमा को कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बोलोगे मैम भारत की समुद्री सीमा को 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितनी भागों में बांट कर पढ़ते हैं बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? मैम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। देखो 3, ये तो आधार रेखा है, इसको तो हम अलग कर देंगे, 1 2 3, 1 2 3। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? 12 नॉटिकल मील है। अभी जो 12 नॉटिकल मील है, अभी इसके नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको याद रखने हैं, और इनके इंग्लिश में नाम मैं आगे लिखवाऊंगी क्योंकि यहाँ खिचड़ी पक जाएगी वरना। प्रादेशिक समुद्री सीमा, अब इसके नाम याद कर लो। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ सभी स्टूडेंट से। अब सुनो क्वेश्चन, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? और ये इस क्षेत्र में, इस समुद्र के क्षेत्र में भारत को संपूर्ण अधिकार है। अच्छा, ये क्या है? ये आधार रेखा से ये 24 नॉटिकल मील का क्षेत्र है। इसे क्या बोलते हैं? 24 नॉटिकल मील के क्षेत्र को अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, या संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, या संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। ओके, याद हुआ? या नाम याद करने हैं, नाम याद करो, दोबारा 2-3 बार रिवीजन करो अपने आप कि आधार रेखा से, अच्छा मैम 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र को प्रादेशिक समुद्री सीमा, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, और आधार रेखा से ये 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है। और उसके बाद क्या बताया था मैंने? कुछ बोला था मैंने, उच्च सागर यानी हाई सी बोला था। हाई सी, जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार। अब देख लो, पहले आराम से ये समझ लो, क्या इस मैप को आपको समझ में आ गया? एक बार मैं बता दो सभी बालक, बताओ बताओ। यहां तक ओके है?
यहाँ तक ओके है सभी बच्चों का कि मैम अच्छा ठीक है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? बच्चों टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बोलोगे मैम प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे मैम अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र बोला जाता है। फिर मैं कहूंगी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तब आप क्या बोलोगे मैम अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है। तो आप ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो भारत की समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तीनों के नाम याद हो गए? ये बता दो। ओके बच्चों, यहाँ पर क्लियर है? वेरी गुड। अब इसकी थ्योरी लिखा दो। डायग्राम आपको याद हो गया। आपकी जो मैप है गूगल से देखो बच्चों, ऐसे ही मैप निकल रहे हैं। मैं कितनी बार कहूं, मैं बहुत बार ये बात भी रिपीट कर रही हूँ। हाँ, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके फोन में अच्छे से खुल जाता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। चलो अब कहानी, इसकी कहानी कल लिखवा दे। क्लास का टाइम हो गया क्या आपका? चलो इंपॉर्टेंट नोट्स। आपको ये ध्यान रखना है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आ जाओ आ जाओ। देखो एक नॉटिकल मील, बहुत क्वेश्चन आता है, एक नॉटिकल मील कितने बराबर होता है? एक नॉटिकल मील कितने बराबर होता है ये बताओ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चों कि एक नॉटिकल मील, मील बताओ कितना होता है? एक नॉटिकल मील में कितने समुद्री मील होते हैं ये बताओ। तो आप बोलोगे मैम लिखो एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। एक नॉटिकल मील में कितने मील होते हैं? तो आप बोलोगे 1.852 किलोमीटर होते हैं। ध्यान रखना। ओके, पूछा अब एक फैदम में कितने फीट होते हैं? एक फैदम में बताओ कितने फीट? एक फैदम में कितने फीट होते हैं? तो आप क्या बोलोगे? 6 फीट होते हैं। और नोट, समुद्र की गहराई को हम किस में मापते हैं? समुद्र की गहराई को हम फैदम में मापते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। वी मेजर द डेप्थ, वी मेजर द डेप्थ, नहीं डेप्थ डेप्थ लिख, वी मेजर द डेप्थ ऑफ द सी इन फैदम्स। ओके राइट बच्चों, ध्यान रखना है। FATHOMS है ना। अब मैंने आपको, अब तो आपको मैंने पूरी थ्योरी करवा दी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, गलत मत करना एक भी क्वेश्चन। जी, मैंने कहा भारत की समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं? खुद बताओ। 3 में, 4 में, 5 में, ये बताओ कितने में? अभी तो मैंने बताया ना, आप तुरंत आंसर देंगे सभी कि मैंने आपसे क्वेश्चन करा कि भारतीय समुद्री सीमा को
भारतीय समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। कल को ये चैप्टर, इसके PYQ और जो वन लाइनर इससे क्वेश्चन बनेंगे वो सब आपको मिलेगा, ठीक है, सब आपको मिलेगा। तो ये है ना, तो कल ये चैप्टर का अंतिम दिन है और परसों आपका एक सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, इंडियाज मैरीटाइम बाउंड्री India's maritime boundary is divided into three parts. नंबर 1 मैंने कौन सी बोली थी, जरा बताना, नाम बताओ ना उसका, प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी। यह आधार रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र है, ये बताओ। ये आधार रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र है, ये बताइए। यह आधार रेखा से यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील बताया था ना मैंने, 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक का क्षेत्र। ठीक है, यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल, इट इज द एरिया अप टू it is the area up to 12 nautical miles from the baseline. From the baseline. ओके और इसमें प्रादेशिक जल सीमा में संपूर्ण अधिकार रखता है भारत, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मैम टाइम हो गया है टाइम हो गया, हो पता ही नहीं चला मुझे तो। किसी की और की क्लास है? हाँ चलो, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए फिर यहीं से ही मैं कल करा दूंगी जी। तो आज के लिए इतना ही। अब बताओ कैसा लगा सेशन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और प्यारी सी कमेंट्स करके जरूर बताओ, और अच्छा लगा तो प्लीज जरूर बताओ, है ना। थैंक यू, कल मिलेंगे इसके आगे और कल ये चैप्टर फिनिश करवा दूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।